हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन मूवी जिसका नाम है द नॉटी ग्रैंड डॉटर इन लॉ ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में देखते हैं तीन लोगों को एक रेस्टोरेंट में, जिनके नाम है चॉन, ना दे जिन और योनसू। चॉन और जिन दोनों माफिया हैं और चॉन अपनी बेटी योनसू की शादी जिन के साथ फिक्स करना चाहता है, जो सिर्फ उससे उसके डैड चॉन की प्रॉपर्टी के लिए शादी करना चाहता है। दरअसल दोनों गैंग की आपस में पटती नहीं है, तो चॉन अपनी बेटी की शादी जिन से कराकर सब कुछ सेटल करना चाहता है। लेकिन तभी योनसू बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लाते हैं, जहाँ डॉक्टर चॉन को बताता है कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है, जो सुनकर उसे यकीन ही नहीं होता। और जब वो योनसू से बच्चे के फादर के बारे में पूछता है तो वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। जिसके बाद 1 महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब योनसू एक रेस्टोरेंट में एक लड़के से मिलती है जिसका नाम जुंगडू है, जो उसका मोबाइल फोन उसे लौटाने आया था, जो उसने गलती से अपना समझकर उठा लिया था। और योनसू को जुंगडू पहली नजर में ही अच्छा लगता है, पर जुंगडू उतना ही शाई नेचर का होता है। वो उसे मोबाइल फोन लौटाकर जाने लगता है, पर उससे पहले योनसू उससे उसका नंबर ले लेती है, ये बोलकर कि अगर आगे कोई दिक्कत हुई तो वो उसे कांटेक्ट कर सकती है। पर रीजन तो ये होता है कि वो उसके क्लोज जाना चाहती है, बट खुद से उसे पहले प्रपोज भी नहीं करना चाहती। योनसू लड़कों में काफी फेमस है और कई लड़कों को डेट कर चुकी है, पर जुंगडू डिफरेंट है। तो नेक्स्ट डे वो फिर से उसे मिलने बुलाती है, उसे प्रॉपरली थैंक यू बोलने के लिए और उसका अटेंशन गेन करने के लिए। कभी उसके सामने गुड गर्ल बनने की एक्टिंग करती है तो कभी बैड गर्ल, ताकि जुंगडू उसके किसी भी साइड से इम्प्रेस हो जाए। पर वो था कि उसे भाव ही नहीं देता। ऐसा नहीं था कि उसे योंगसू में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लाइक तो वो भी उसे करता था, पर अपने शाई नेचर की वजह से चुप था। वहीं योनसू पूरी कोशिश करती है उसको इम्प्रेस करने की। वो उसे कैरियोके लेकर जाती है, उसे इम्प्रेस करने के लिए गाना गाती है, और तो और उसके साथ ड्रिंक करके बेहोश होने का नाटक भी करती है, ताकि वो उसे अपने साथ अपने घर ले जाए। पर जुंगडू ठहरा सीधा साधा संस्कारी लड़का। वो उसे पार्क में लेकर आता है और ज्ञान देता है कि लड़का हो या लड़की, दोनों को कंट्रोल में ड्रिंक करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उन्हें खुद का होश ही ना रहे। और योनसू इतना तो समझ ही चुकी थी कि जुंगडू ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छा है। उसके बाद से दोनों का आपस में मिलना जुलना, घूमना फिरना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चालू हो जाता है। जुंगडू को भी योनसू की कंपनी अच्छी लगती है, हालांकि दोनों ने अभी एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया था। और एक दिन योनसू जुंगडू से बोलती है कि उन्हें अपने रिलेशन को यहीं खत्म करके एक अच्छे दोस्त की तरह कंटिन्यू करना चाहिए। हालांकि वो ऐसा इसलिए बोलती है ताकि जुंगडू फाइनली उसे प्रपोज कर दे, पर जुंगडू भी उससे एग्री करता है और बोलता है कि वो उसे डिजर्व नहीं करता। वो दोनों डिफरेंट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। वैसे भी उसे अपनी फैमिली के चलते साल भर के अंदर शादी करनी है। उसकी फैमिली एक ट्रेडिशनल फैमिली है जो आज भी पुराने रिचुअल्स और कल्चर को लेकर चलती है। और अब वो लोग उसे किसी लड़की के साथ ब्लाइंड डेट पे भेजने वाले हैं, तो वो जो कोई भी होगी वो उसे शादी कर लेगा। और ये सब कुछ सुनकर योनसू पछताती है कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया। इसीलिए कहते हैं कि फर्स्ट प्रपोजल लड़का ही करे, ऐसा जरूरी नहीं है, लड़कियां भी कर सकती हैं। अब लो, पहले आपके चक्कर में छूट गई ना ट्रेन, आई मीन जुंगडू। लेकिन उसके बाद से दोनों ही एक दूसरे के बिना अकेला महसूस करते हैं, एक दूसरे को मिस करते हैं। और फाइनली एक दिन योनसू जुंगडू से मिलती है और बोलती है कि वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकती, और अपने प्राइड को साइड में रखकर जुंगडू को प्रपोज करती है और बोलती है कि वो उससे शादी करना चाहती है। चाहे उसकी फैमिली जैसी भी हो, वो उसके साथ एडजस्ट कर सकती है। और जुंगडू भी फाइनली उसे अपनी फीलिंग्स बता ही देता है और किस करता है, और इसी के साथ ये दोनों क्लोज आते हैं। फिर कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ चॉन को भी जुंगडू के बारे में पता चल चुका था, और वो अपने 2 आदमी जेम्स और बॉन्ड, हाँ ये 2 अलग अलग हैं, उन्हें जुंगडू के होम टाउन भेजता है उसे पकड़कर उसके पास लाने के लिए। जो जुंगडू के होम टाउन में उसके बारे में पता करते हैं और चॉन को कॉल करके बताते हैं कि शायद से जुंगडू की फैमिली एक गैंगस्टर फैमिली है, और गलती से अपनी कार रोड किनारे एक पोल से हिट कर देते हैं। और इधर चॉन को लगता है कि जुंगडू की गैंगस्टर फैमिली ने उसके आदमियों पे अटैक कर दिया है, तो वो अपने राइट हैंड इन सॉक को जुंगडू की फैमिली, जो कि ली फैमिली के नाम से जानी जाती है, उसके बारे में पता लगाने को बोलता है।
वहीं जेम्स और बॉन्ड एक पुलिस वाले के साथ ली फैमिली के घर आते हैं, जो घर क्या कैसल था, जहां ली फैमिली के हेड यानी जुंग डू के दादाजी का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था और वो पुलिस वाला भी इसी ली फैमिली से ही आता था। दरअसल जुंग डू की फैमिली कोई गैंगस्टर नहीं बल्कि एक ओल्ड हाउस होल्ड है जिनका टाउन में काफ़ी नाम है और काफ़ी रुतबा है, और टाउन के लगभग सभी घर किसी न किसी तरीके से जुंग डू के रिलेटिव्स ही हैं, यानी ऑलमोस्ट सभी वहाँ ली फैमिली के मेंबर्स ही हैं। पर हमारे जेम्स और बॉन्ड को लगता है कि वो गैंगस्टर्स हैं। रात जब जुंग डू के फादर और दादाजी को पूरी स्टोरी पता चलती है तो दादाजी जुंग डू से बोलते हैं सोल जाकर योनसू के डैड से माफ़ी मांगने के लिए और उनके साथ अपनी और योनसू की शादी की डेट फिक्स करने के लिए, क्योंकि वो एक लड़की की लाइफ बर्बाद करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकता। तो नेक्स्ट डे जुंग डू जेम्स और बॉन्ड के साथ सोल आता है और योनसू के डैड यानी चॉन से मिलता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है, और तब चॉन को पता चलता है कि वो किसी गैंगस्टर फैमिली से नहीं है बल्कि एक पुराने हाउस होल्ड से आता है। और जुंग डू बोलता है कि उसे अपनी गलती का एहसास है और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, पर चॉन सीधा उसका कॉलर पकड़ता है और बोलता है कि उसने उसकी बेटी के साथ जो किया है उसके बाद वो उसे अपनी बेटी नहीं देगा बल्कि उसकी जान लेगा, और जेम्स और बॉन्ड को बोलता है उसकी अच्छे से खातिरदारी करने के लिए यानी पिटाई करने के लिए। लेकिन जेम्स और बॉन्ड को उस पर दया आती है तो वो उसे कुछ भी नहीं करते। वहीं चॉन योनसू को समझाता है कि वो जुंग डू के बारे में भूल जाए और उसने जिनके साथ भी उसका रिश्ता तोड़ दिया है, अब वो उसकी शादी किसी मिनिस्टर के बेटे से करवाएगा और उससे पहले उसे अपने बेबी को अबॉर्ट करना होगा। और यहाँ हमें पता चलता है कि योनसू अपने डैड को डैड नहीं बुलाती बल्कि मिस्टर चॉन कह के बुलाती है और उनकी बात मानने से इनकार कर देती है, और चॉन बोलता है कि उसने उसकी हर बात मानी है पर ये नहीं मानेगा और उसे रूम से बाहर जाने से भी मना कर देता है। वहीं जुंग डू अभी भी वहीं होता है और योनसू से मिलने की जिद करता है, पर जेम्स और बॉन्ड उसे ऐसा करने से मना करते हैं, और तभी जॉन वहां आता है जो उसे चुपचाप वहां से चले जाने को बोलता है और योनसू को भूलने के लिए उसे पैसे भी देता है। यहाँ पे मुझे हमारे 70s और 80s के बॉलीवुड मूवीज की याद आ गई, जब हीरोइन का बाप हीरो को चेक देते हुए बोलता है कि ये लो ब्लैंक चेक और भूल जाओ मेरी बेटी को। तो हर हीरो की तरह जुंग डू भी चेक को फाड़ देता है, लाइक मेरा प्यार बिकाऊ नहीं है, और ये भी बोलता है कि अगर उसने हाँ नहीं कहा तो वो योनसू को लेकर भाग जाएगा। और तभी वहाँ योनसू आती है पर चॉन उसे जुंग डू से नहीं मिलने देता। यहाँ मेरी आंखों के सामने टिपिकल बॉलीवुड मूवी चल रही थी। नेक्स्ट डे जॉन इन सॉक को बताता है कि उसने अपनी बेटी की शादी यानी योनसू की शादी मिनिस्टर के बेटे से फिक्स की है, लेकिन उससे पहले उसे बच्चे का अबॉर्शन कराना होगा तो वो हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट फिक्स करे, लेकिन इसकी जानकारी किसी को नहीं होनी चाहिए। और इन सॉक बोलता है कि उन्हें जिन पे भी ध्यान देना चाहिए, शायद वो कुछ प्लान कर रहा है, पर चॉन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट फिक्स करने को बोलता है। वहीं योनसू ये सारी बातें चुपकर सुन रही थी, जिसके बाद रात में वो जेम्स और बॉन्ड की हेल्प से घर से भाग जाती है और जुंग डू से आकर मिलती है जो अभी सोल के एक होटल में रुका हुआ था। और नेक्स्ट डे जब जॉन को ये पता चलता है तो वो अपने आदमियों पे गुस्सा करता है। इधर इन सॉक जिन से मिलता है और उसे पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि उसे चॉन को धोखा नहीं देना चाहिए था, उसने उसे अपना सन इन लॉ मान लिया था। दरअसल जिन ने चॉन के आदमियों पे अटैक कर दिया था क्योंकि वो उसकी और योनसू की शादी की अनाउंसमेंट में देरी कर रहा था। उसके बाद प्रेशर में आकर चॉन ने दोनों की शादी अनाउंस कर दी थी, लेकिन जिन जानता था कि वो कभी भी अपनी बेटी की शादी उसके जैसे गैंगस्टर से नहीं करेगा। यहाँ जिन इन सॉक को ऑफर देता है उसके साथ हाथ मिलाने के लिए, और इसके बदले वो उसे चॉन के होटल का काम संभालने को दे देगा और वो योनसू के साथ भी जो चाहे वो कर सकता है। वैसे भी उसे सिर्फ चॉन के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, पर इन सॉक वहाँ से चला जाता है। वहीं योनसू जुंग डू के साथ उसके होम टाउन जा रही थी और फुल कॉन्फिडेंस थी कि भले ही जुंग डू की फैमिली ट्रेडिशनल है पर वो उनके साथ एडजस्ट कर सकती है। भला आज के ज़माने में कौन पुराने रीति रिवाज फॉलो करता है। पर जब वो जुंग डू के घर यानी कैसल में आती है और उसके दादाजी और बाकी घर के एल्डर से मिलती है, तभी वो समझ जाती है कि उसकी लाइफ यहाँ पे कैसे होने वाली है। उसे तो प्रॉपरली वो करना भी नहीं आ रहा था। वैसे तो जुंग डू की फैमिली काफ़ी बड़ी है, पर क्लोज रिलेटिव्स में उसके दादाजी, उसके डैड और एक आंट है। अब यहाँ घर के एल्डर्स योनसू से ढेर सारे सवाल करते हैं, जैसे कि उसका नाम क्या है, वो किस ईयर में पैदा हुई है, उसका फैमिली नेम क्या है, उनकी ओरिजिन क्या है, उसके डैड क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एल्डर्स का पूछने का तरीका भी एल्डरली ही था, तो जुंग डू उसे क्वेश्चन समझने में हेल्प करता है और योनसू बताती है कि उसके डैड रियल स्टेट बिजनेस में है। ये भी ठीक है।
तो इस पूरे वाइवा सेशन के बाद घर के एल्डर्स इस कंक्लूजन पे आते हैं कि योन सू को घर का फर्स्ट ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं बनाया जा सकता, जिसे अपने फैमिली के बारे में ही नहीं पता वो किसी के घर की जिम्मेदारी, रिचुअल्स और ट्रेडिशन को क्या समझेगी और क्या संभालेगी। पर जुंगडू के डैड बोलते हैं कि वो योन सू को ट्रेनिंग दे सकते हैं और उन्हें प्रेगनेंसी वाली बात भी बताते हैं, जिसके बाद एल्डर्स को शादी के लिए हाँ बोलना ही पड़ता है। इधर जब चॉन को पता चलता है कि इनसॉक जिनसे मिलने गया था तो वो उस पर गुस्सा होता है और इनसॉक उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि वो उसके लिए परेशान था। पर चॉन बोलता है कि उसे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो वैसे भी योन सू को लेकर परेशान है, तो वो उसके लिए और मुसीबत खड़ी ना करे और उसे आगे से सभी बिजनेस से दूर रहने को बोलता है। पर इनसॉक इसे अपनी इंसल्ट मानता है और नेक्स्ट सीन में जिन से हाथ मिला लेता है और उसे बताता है कि चॉन ने अपनी ओनरशिप योन सू को ट्रांसफर कर दी है। वहीं योन सू की स्ट्रगलिंग लाइफ चालू होती है। उसे रोज सुबह सुबह उठना पड़ता है, वो भी उसे जुंगडू उठाता है। उसे जुंगडू के बिना ही खाना खाना पड़ता है क्योंकि वो एल्डेस्ट सन है जो किसी के साथ टेबल शेयर नहीं कर सकता। उसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि उसे ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनने पड़ते हैं। एक दिन वो दादाजी के रूम की सफाई कर रही थी और दादाजी उसे उनके रूम में रखे कुछ वैल्यूएबल एशियंट आइटम्स दिखाते हैं जो गिफ्ट के तौर पर उनकी फैमिली को कभी किसी किंग ने तो कभी किसी पुरानी नामी फैमिली ने दिए थे। और इसी में गलती से योन सू से एक वाइन बोतल गिरकर टूट जाती है और वो वहीं रोने लगती है कि अब उसे डांट पड़ेगी और उसे घर से निकाल देंगे। पर दादाजी उसे डांटने की जगह समझाते हैं और चुप कराते हैं। और नेक्स्ट डे वो बुलाते हैं अपनी बेटी यानी जुंगडू की बुआ जी को, जिनकी शादी हो चुकी है और अपनी फैमिली की वो एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ है जो अब से योन सू को भी ट्रेनिंग देंगी। और साथ ही साथ वो एक और लड़की जिसका नाम इनसॉन है उसे भी ट्रेनिंग देंगी, जिसे पहले जुंगडू की वाइफ के तौर पर चूज किया गया था। यानी कि अब योन सू की एक दुश्मन भी आ चुकी थी और ये कोई ऐसी वैसी दुश्मन नहीं थी, ये हर उस चीज में अच्छी थी जो चीज योन सू को नहीं आती थी। जैसे कि उसने पहले से ही जुंगडू की फैमिली ट्री को रट लिया था, किसका नाम क्या है, किसके क्या अचीवमेंट्स हैं, किसने कंट्री को सर्व किया है, फैमिली साल भर में कब और कितने रिचुअल्स करती है, किसकी मेमोरियल सर्विस कब आती है, फैमिली के किचन में यूज होने वाले आटे, दाल, चावल, घी, हल्दी, जो भी चीज़ आप इमेजिन कर सको सबकी एग्जैक्ट क्वांटिटी उसे पता थी। और जितना ही उसे पता था उतना ही प्रेशर योन सू पे आता है इन सबको मेमोराइज करने के लिए, और उससे 4 गुना प्रेशर और 4 गुना ताने बुआ जी की तरफ से सुनने को मिलते हैं। वो बोलती हैं कि वो यानी योन सू घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं संभाल सकती तो वो गिव अप कर दे और इसके बदले वो उसे और उसके बेबी को पैसे देंगी। बट योन सू बोलती है कि वो घर की एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और वो उससे ऐसे बातें नहीं कर सकती। पर बुआ जी बोलती है कि अभी तक उसकी शादी हुई नहीं है तो वो उसे एल्डेस्ट ग्रैंड डॉटर इन लॉ मानती ही नहीं। और योन सू की लाइफ और टफ बना देती है। उसे हर चीज में डांट पड़ती है। उसे ना तो प्रॉपरली बो करने आता है और ना ही किचन का कोई काम ही करने आता है। वही इनसॉन हर चीज में परफेक्ट होती है। तो एक दिन योन सू अपनी फ्रेंड्स को वहाँ बुलाती है और उन्हें इनसॉन के बारे में बताती है, जो मुझे पता नहीं कैसे पर उसे अपने साथ ड्रिंक करने ले जाती हैं। और जब वो नशे में हो जाती है तो एक आदमी की हेल्प से उसे एक होटल के रूम में भिजवाती है और उसे ले जाते टाइम की वीडियो बनाकर योन सू को भेज देती है, जिसके बाद से इनसॉन का जुंगडू के घर पे आना ही बंद हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी योन सू की मुसीबत कम नहीं होती है। उसे रोज बुआ जी से डांट सुननी ही पड़ती है और जब रात में वो जुंगडू से छुप छुपा कर मिलती भी है तो बुआ जी वहाँ भी पहुँच जाती है दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि अभी दोनों की शादी हुई नहीं थी तो वो एक साथ नहीं रह सकते थे। वहीं चॉन योन सू के चले जाने के बाद से उदास रहने लगता है और जब जेम्स उसे योन सू से बात करने को बोलता है तो वो मना करता है और इतना नाराज होता है कि बोलता है कि अब से योन सू उसकी बेटी ही नहीं है। और इधर जिन इनसॉक के साथ मिलकर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स बनवाता है। वहीं योन सू बुआ जी और जुंगडू की आंट के साथ मिलकर पीतल के बर्तन धो रही थी जो एंसेस्टर्स के मेमोरियल सर्विस में यूज होते हैं। और बुआ जी उसे बताती हैं कि मेमोरियल सर्विस नाम के लिए नहीं होती बल्कि उसमें डिवोशन होता है, तभी वो लोग इसमें पीतल के बर्तन यूज करते हैं जिसकी सफाई बहुत मुश्किल होती है। पर फिर भी वो उसे मेहनत से चमकाते हैं, जो दिखाता है कि वो अपने एंसेस्टर्स के लिए कितनी रिस्पेक्ट रखते हैं। और एंसेस्टर्स के मेमोरियल सर्विस की स्ट्रिक्टनेस बताने के लिए वो उसे घर के एक एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ की कहानी भी बताती हैं कि वो लोग एंसेस्टर्स को राइस केक बनाकर सर्व करते हैं और एक मेमोरियल सर्विस के दौरान राइस केक बनने में देरी हो गई, लेकिन तब तक सभी गेस्ट आ चुके थे और रिचुअल स्टार्ट करने का टाइम भी हो चुका था। तो एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ इतनी डर गई कि उसने किचन में ही खुद को फांसी लगा ली। ये कुछ ज्यादा ही डरावना नहीं हो गया? पर योन सू उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और बर्तन धोते धोते खुद को और बुआ जी को कोसने में लगी होती है। खुद को इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि वो बीमार भी नहीं पड़ती कि इसी बहाने उसे काम से छुटकारा मिले।
नेक्स्ट सीन में घर की लेडीज मेमोरियल सर्विस के लिए किचन में काम कर रही थी और जुंगडू की आंट राइस केक को चूल्हे पे चढ़ाकर यॉनसू को उस पर ध्यान देने का बोलकर किसी काम से वहाँ से चली जाती है। और बेचारी यॉनसू सोचती है कि कहीं उसने जुंगडू को हाँ बोलकर गलती तो नहीं कर दी। वो तो उसे 21st सेंचुरी से 16th सेंचुरी में ले आया, जहाँ आज भी लोग चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। और नोटिस करती है कि काम करते करते उसके हाथ, उसका चेहरा सब रफ हो चुके हैं, तो वो मज़े से अपने रूम में फेस मास्क लगाकर सो जाती है। वहीं मेमोरियल सर्विस का टाइम हो जाता है, लेकिन राइस केक अभी रेडी नहीं था। और जब आंटी किचन में आकर देखती हैं तब तक राइस केक चॉकलेट केक बन चुका था। और वो भागकर यॉनसू को जगाती हैं और केक का हाल बताती हैं, जो सुनकर यॉनसू को तो लगता है कि अब उसी की बारी है फांसी पे लटकने की। जिसके बाद वो बाकायदा एक केक और उस पर कैंडल्स लगाकर और हैप्पी एंसेस्ट्रल राइट लिखकर सर्विस के लिए ले जाती है, जो देखकर जुंगडू वाज लाइक कहाँ कुआं मिले जिसमें कूद के मैं मर जाऊं। और नेक्स्ट सीन में यॉनसू बैठी रो रही थी, तो जुंगडू की आंट उसे बोलती हैं कि वो रोए नहीं, एक राइस केक जलाने के लिए वो लोग उसकी जान नहीं ले लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसे घर से निकाल देंगे और वो एक सिंगल मदर बन के रह जाएगी। जिसके बाद तो यॉनसू वाइन पे वाइन पी लेती है और नशे में पूरी रात बुआ जी को कोसती है कि वो उसे कितना परेशान करती है। एक एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ होना कितना मुश्किल काम है। और बाहर से उसे दादाजी और घर के बाकी एल्डर्स देख और सुन रहे थे। जिसके बाद जुंगडू आकर उसे रोकता है। और नेक्स्ट सीन में डॉक्टर बताते हैं कि यॉनसू अभी तो ठीक है, पर उसमें बहुत सारा स्ट्रेस है जो उसके और बेबी के लिए ठीक नहीं है और शायद से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। और दादाजी बुआ जी को बोलते हैं कि वो वापस से अपने हस्बैंड के घर चली जाएं। उन्होंने डिसिप्लिन के नाम पर यॉनसू को सिर्फ टॉर्चर किया है। और जुंगडू को इशारा करते हैं और वो भी बोलता है कि इसी स्ट्रेस के चलते उसकी मॉम इस दुनिया से चली गई और अब उसकी वाइफ और बच्चा भी जाने वाले हैं। और यहाँ तीनों यानी जुंगडू, उसके डैड और दादाजी अपनी अपनी वाइफ को याद करके रोने लगते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रेस सहा होगा, क्योंकि वो भी घर की एल्डेस्ट डॉटर इन लॉ थी। और हमें पता चलता है कि ये तीनों का ड्रामा था बुआ जी को सुनाने के लिए। और बुआ जी को भी लगता है कि वो यॉनसू के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई। तो नेक्स्ट सीन में वो उसके पास आती हैं और बहुत ही प्यार से उसे समझाती हैं कि वो बस उसकी भलाई के लिए ये सब कुछ कर रही थी, पर उसने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, तो अब से वो उसे आराम आराम से चीजें सिखाएंगी और उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड यॉनसू वाज लाइक, लेकिन फिर फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाता है। और नेक्स्ट डे से कोई भी यॉनसू से भारी काम नहीं करवाता, इवन उसे किचन में भी नहीं जाने देते हैं। उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं और वो जुंगडू के साथ सेम टेबल पे खाना भी खाती है। और बुआ जी उसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आराम से चीजें सिखाती हैं। एक दिन यॉनसू कुछ लोगों को जुंगडू के डैड से बातें करती देखती है, जो उनसे जमीन को लेकर बहस कर रहे थे। दरअसल घर का बड़ा बेटा होने के कारण फैमिली की लैंड जुंगडू के डैड के नाम थी, पर वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी। उस लैंड से, जो ज्यादातर एग्रीकल्चरल ही थी, उससे हुई कमाई को वो फैमिली में ही लगाते थे। तो एक तरह से वो सभी की प्रॉपर्टी थी, जिसके हेड जुंगडू के डैड थे, पर वो लोग जो ली फैमिली से ही बिलोंग करते थे उसमें अपना हिस्सा मांग रहे थे। तो नेक्स्ट डे चॉन वहाँ आता है, जिसे यॉनसू ने ही वहाँ बुलाया था, जो पहले तो अपने इन लॉ से नाराज होता है, पर जब अपनी बेटी यानी यॉनसू को ट्रेडिशनल कपड़े और एक लेडी की तरह वेल बिहेव करते देखता है तो उसे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं होता। और वो ली फैमिली से पूछता है कि आखिर उन्होंने उसकी बेटी के साथ ऐसा क्या कर दिया कि वो शैतानी से संस्कारी बन गई। और बोलता है कि वो अपनी बेटी यानी यॉनसू को वहाँ से ले जाने आया है, क्योंकि वो अपनी बेटी को ऐसी जगह नहीं छोड़ सकता। पर यॉनसू जाने से मना करती है और बोलती है कि वो यहाँ पे खुश है। उन्हें लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, तो पैसा उसके इन लॉज के पास भी है, पर फिर भी वो सिंपल लाइफ जीते हैं और वो भी अब इस जगह को समझने लगी है और उसे यहाँ पे अच्छा लगता है और जी भर कर उस जगह की तारीफ करती है। जिसके बाद दादाजी भी चॉन से बोलते हैं कि वो पुरानी बातें भूलकर सब कुछ नए से शुरू करे और वो ये ना समझे कि वो अपनी बेटी को छोड़ रहा है, बल्कि ये सोचे कि उसे नई फैमिली मिली है। जो सुनकर चॉन भी इमोशनल हो जाता है और बताता है कि वो 20 साल का था जब यॉनसू से हुई थी और उसकी वाइफ धीरे धीरे बीमार रहने लगी, लेकिन तब उसके पास पैसे नहीं थे उसका प्रॉपर इलाज कराने के लिए और वो इस दुनिया से चली गई। जिसके बाद से यॉनसू उसे डैड बुलाना बंद कर देती है और वो दिन रात मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए और अपना बिजनेस स्टैब्लिश करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बेटी के लिए यही सही है। वहीं यॉनसू बाहर से अपने डैड को सुन रही थी और उसे रियलाइज होता है कि उसके डैड उससे कितना प्यार करते हैं। नेक्स्ट डे चॉन को प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखाए जाते हैं और वो बोलता है कि उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लैंड ग्रुप ओन लैंड है, तो कोई भी उस पर दावा नहीं ठोक सकता। प्लस वो नॉन प्रॉफिटेबल भी है, तो अगर मामला कोर्ट में जाता भी है तो कोर्ट केस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जाते जाते जुंगडू के डैड को अश्योर करते हैं कि अगर मामला शांति से नहीं निपटा तो उनके पास और भी सोर्सेज हैं। अब और भी सोर्सेज से आई गेस आप समझ गए होंगे।
लेकिन उसके जाने से पहले योनसो उसे डैड बुलाती है, यानी कि फाइनली उसने अपने डैड को माफ कर दिया और डैड यानी चॉन भी समझ जाता है कि वो जुंगडू से कितना प्यार करती है। सोल वापस आने पर चॉन को जेम्स और बॉन्ड बताते हैं कि जिन ने उन पे अटैक कर दिया है तो उन्हें वहां से भागना होगा, पर चॉन वहीं रुककर जिन से फाइट करने का डिसाइड करता है और जब जिन वहां आता है तो चॉन इन सॉक को भी उसके साथ देखता है, जो उसे बताता है कि उसे उसकी इंसल्ट करनी नहीं चाहिए थी और जिन बोलता है कि वो वहां से भाग जाए। वैसे भी उसे उससे नहीं बल्कि उसकी बेटी से काम है, क्योंकि उसे पता है कि योनसू ही अब उसकी प्रॉपर्टी के ओनर है। जो सुनकर चॉन जिन से और उसके आदमियों से फाइट करता है और जेम्स और बॉन्ड की हेल्प से किसी तरह वहां से निकल जाता है योनसू के पास जाने के लिए और उसे अलर्ट करने के लिए कि उसकी जान को खतरा है। और नेक्स्ट सीन में वो ली फैमिली के घर पहुंचता है और दादाजी को पूरी स्टोरी बताई जाती है, तो दादाजी फैमिली की हेल्प करने को बोलते हैं, जिसके बाद जुंगडू के डैड पूरे टाउन में अनाउंस करते हैं कि ली फैमिली और कैसल पे खतरा है। जिसके बाद देखते देखते पूरी ली फैमिली कैसल में इकट्ठा हो जाती है, जिसमें बड़े बूढ़े औरतें बच्चे जवान सभी शामिल थे, जो कहीं न कहीं से ली फैमिली के मेंबर थे और उसी टाउन में रहते थे। जिसके बाद दादाजी सभी को स्पीच देते हैं कि उन लोगों ने यानी उनके एंसेस्टर्स ने कभी जापानियों से लड़ाई की है, अपने देश की रक्षा की है, कभी भी उन्होंने ली फैमिली के कैसल को दुश्मन के हाथ नहीं जाने दिया है, लेकिन आज फिर से उनकी फैमिली और कैसल पे हमला हुआ है तो उन्हें फिर से उसकी रक्षा करनी होगी। जो सुनकर सभी का जोश हाई हो जाता है। उसके बाद वॉर स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, कैसल के दरवाजे को बंद कर दिया जाता है और योनसू चूंकि प्रेग्नेंट थी तो उसे किसी सेफ जगह पे जाकर छुपने को कहा जाता है। और तब तक जिन और उसके आदमी भी कैसल के गेट पर आ चुके थे और सीढ़ियां लगाकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका सामना होता है ली फैमिली के जाबाजों से, जो कैसल के दीवार पर खड़े किसी भी कीमत पर उसकी रक्षा करने को अड़े थे और जो भी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है वो लोग उन पे लाठी, डंडे, गर्म पानी, उबला अंडा, छिले मुर्गे, सुसु, पोटी, यहाँ तक कि पेस्टिसाइड छींट कर भी उन्हें भगाते हैं। लेकिन जिन भी अपने साथ स्टेयर ट्रक लेकर आया था, जिसकी हेल्प से उसके आदमी दीवारों पे चढ़ जाते हैं और अंदर से कैसल का दरवाजा खोल देते हैं। जिसके बाद ली फैमिली का प्लान बी चालू होता है और वो जिन के आदमियों को कैसल में यहाँ वहाँ घुमाकर एक जगह ट्रैप कर देते हैं और उनके ऊपर तोप से अटैक करते हैं। भैया ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उसके बाद वहाँ पे माउंटेड इन्फेंट्री भी आ जाती है, यानी घोड़ों वाली सेना, जो जिन और उनके आदमियों को चारों तरफ से घेर लेती है। जिसके बाद जिन चॉन के सामने सरेंडर कर देता है, पर तभी इनसॉक चाकू निकालकर योनसू को पकड़ लेता है। अरे तुम्हें छुपने बोला था ना। लेकिन तभी इनसॉक को एक तीर आकर लगती है एंड आई वाज लाइक देव सेना, बट नहीं, वो बुआ जी होती हैं। और इन सब ड्रामा के बाद बिल्कुल हमारे बॉलीवुड मूवी की तरह पुलिस लास्ट में आती है और जिन इनसॉक और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि फाइनली योनसू और जुंगडू की ट्रेडिशनल तरीके से शादी हो जाती है और कुछ महीनों बाद दोनों को एक बेटा होता है। जिसके बाद घर को सजाया जाता है और सभी बहुत खुश होते हैं, खास करके दादाजी। नेक्स्ट सीन में योनसू को एक फैमिली रिचुअल करते देखते हैं और उसकी एक वॉइस ओवर आती है, जिसकी फर्स्ट लाइन पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो बोलती है कि लोगों का मानना है कि घर का एल्डेस्ट सन और डॉटर इन लॉ पास्ट में जीते हैं, तो ये सच है, वो पास्ट में जीते हैं, लेकिन वो फ्यूचर को देख रहे होते हैं और इस तरह से वो फैमिली के पास्ट और फ्यूचर दोनों का हिस्सा बनते हैं। हालांकि ये योनसू की कोई रोमांटिक वेडिंग नहीं थी जिसमें कोई प्रिंस आया हो, पर फिर भी वो इससे खुश थी। इस शादी से उसे एक फैमिली मिली, उसे यह एहसास हुआ कि उसकी वैल्यू क्या है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है और ये खुशी दुनिया की हर खुशी से बढ़कर है। और हम देखते हैं कि योनसू अब उस जगह को अपना घर मान चुकी है जिसमें एडजस्टमेंट नहीं बल्कि एक्सेप्टेंस है। और इसी ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए मूवी या ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।